हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं, हम लोग इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के कर रहे थे, ठीक है। और ये 5वीं क्लास है। इससे पहले मैंने 4 क्लास से 25-25 का सेट चला चुका है। और ये सभी आप लोग के मतलब कि जो एग्जाम है ना, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल ITI का आया हुआ है सेकेंड ईयर में, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप पूरी ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ जाइए और पढ़ते रहिए। चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आज की पहली लेक्चर को। देखिए आपके जो सीबीटी यानी कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल ITI सेकेंड ईयर की सीबीटी एग्जाम होगा ना, उसमें आप लोगों का इंग्लिश में पेपर आएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में इसलिए दे दिया हूँ कि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिया है चेंज द वर्ब टुक इन द पॉसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हम लोग को टुक को भरना है। तो याद रखिएगा, इज MR कहीं भी नहीं होता है पॉसिव वॉइस में, वाज और वियर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज टेकन या वियर टेकन इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड द प्लम्बर। यहाँ पे क्या फिल करना है, फिट द टैप ओनली नाउ, या यहाँ पे आर फिटिंग होगा या इज फिटिंग होगा या वाज फिटिंग होगा। तो देखिए द प्लम्बर इज फिट द टैप नहीं हो सकता, आर फिटिंग नहीं होगा क्योंकि आर प्लूरल में दिया हुआ है। इज हो सकता है, देखते हैं यहाँ पे इज फिटिंग, यहाँ पे होगा इज फिटिंग, ठीक है। इज फिटिंग क्यों होगा, यही करेक्ट होगा। वाज फिटिंग इसलिए नहीं होगा कि ये वाज पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ ओनली और नाउ यानी कि अब ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है, इसलिए इज फिटिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसका अर्थ क्या होगा, द प्लम्बर इज फिटिंग द टैप ओनली नाउ, यानी कि जो प्लम्बर है, जो पाइप फिटिंग करने वाले हैं प्लम्बर, वो अब भी इस टैप को क्या करेंगे, फिट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर दिया है व्हेन यू स्टार्ट ए डिस्कशन ऑन ए टॉपिक, यानी कि जब आप किसी विषय पर चर्चा शुरू करते हैं, व्हाट डू यू से, आपको क्या कहना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। लेट यू स्टार्ट कहना चाहिए, तो लेट यू स्टार्ट नहीं करना चाहिए, यू का मतलब होता है तुम स्टार्ट। चलिए आप शुरू करते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन, लेट मी से, मुझे कहने दो, ठीक है। कोई चीज की टॉपिक पे डिस्कशन करना है तो आप ये थोड़ा ना कहने लेट मी से, मुझे कहने दो। लेट डिस्कस, आपको चर्चा करना है ना, डिस्कशन करना है, तो लेट्स डिस्कस करेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स डिस्कस। ये चौथा ऑप्शन दिया है लेट अस फिनिश, आइए हम समाप्त करते हैं। ऐसा भी नहीं करते हैं, हम लोगों को डिस्कशन करना है तो क्या कहेंगे, लेट्स डिस्कशन, यानी कि आइए चर्चा करें, डिस्कस करें, बहस करें, ऐसे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दिया है व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री, जब आप विनम्रता से असहमत होते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए। वहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री, मुझे डर है कि मुझे असहमत होना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉरी यहाँ पे मिटा देता हूँ और इसको आप लोग सही बना लीजिए। यू आर रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि हमें यही वाला सही लग रहा है, इसको अभी रखे रहेंगे। और मैं यहाँ पे देखिए एम लिखा हुआ ना, कुछ टाइपिंग स्पेल्ट अभी देख लेते हैं। यू आर रॉन्ग या आई एम राइट, ही इज राइट, क्या कहना चाहिए। कोई चीज मान लीजिए कि दोस्त कोई मीटिंग बना रहे हैं कहीं जाने का, और आपको मना करना है पोलाइटली, यानी कि विनम्रता पूर्वक आपको मना करना है, तो आप क्या कहेंगे, यू आर रॉन्ग, किसी को दोषी ठहराएंगे नहीं। आई एम राइट ये भी नहीं कह सकते, मैं ही सही हूँ। ही इज राइट, वह सही है, ये भी नहीं कर सकते। तो क्या होगा यहाँ पे, आई एम, इसको कर लीजिएगा, आई एम एफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री, मुझे डर है कि मैं असहमत होना पड़ेगा, हो सकता है कुछ काम ही पड़ जाए, असहमत हो, तो यही आपको कहना है, मुझे डर लगता है कि मैं असहमत हो जाऊं। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रहा है क्या करना है कि जो वाक्य दिया हुआ है उसमें सुटेबल, यानी कि जो भी उपयुक्त डिस्क्राइबिंग वर्ड है, डिस्क्राइबिंग वर्ड को मैंने आप लोगों को बताया था एडजेक्टिव को बोलते हैं, यानी कि हमें एडजेक्टिव फिलअप करना है। चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया इज एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी,
अब चलिए यहाँ पे क्या होगा, ब्यूटीफुल, गुड, एक्सपेंसिव या स्पेसियस। तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया था, स्पेसियस होगा, विशाल होगा। अगली पिछली क्लास में ही ये क्वेश्चन कराया था, फिर दोबारा आ गया है ना, दोबारा देखिए रिपीट किया हुआ है। तो यहाँ पे स्पेसियस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, द एरिया इज स्पेसियस, यानी कि एरिया क्या है, बहुत ही विशाल है। एज द हाउस, यानी कि यह घर, इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, जैसे कि इस घरों में बहुत कीमत है, बहुत अधिक धन है, इसलिए ये एरिया क्या है, बहुत कीमती है। स्पेसियस हो जाएगा, विशाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। फिर आपको वही करना है, यानी कि एडजेक्टिव बताना है। देखिए, रोड इन माई टाउन आर इन गुड कंडीशन होगा, या एक्सपेंसिव कंडीशन होगा, या यहाँ पे ब्यूटीफुल कंडीशन होगा, या सेफ कंडीशन। तो देखिए इसका जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुड कंडीशन होता है, यानी कि रोड की कंडीशन कैसा है, अच्छा है। रोड इन माई टाउन, यानी कि मेरे कस्बे में जो रोड है, आर इन गुड कंडीशन, यानी कि अच्छे कंडीशन, अच्छी स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। फिर आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड बनना है एडजेक्टिव। देयर इज ए गार्डन विथ लवली फ्लावर, ठीक है, क्या होगा इसका, ये देख लीजिएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, यानी कि बहुत ही खूबसूरत। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर, BAUTIFUL। आपको ब्यूटीफुल की स्पेलिंग आना चाहिए, बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं। BEA, ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर्स, यानी कि सुंदर फूलों का, यह बहुत ही मतलब लवली मतलब होता है प्यारा, फूल, फ्लावर मीन्स फूल, यह प्यारे फूलों का खूबसूरत यानी कि सुंदर बगीचा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। फिर आपको यहाँ पे एडजेक्टिव बनना है। दिया हुआ है देयर इज ए, यहाँ प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउसेस, यानी कि हमारे घर की बगल में क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसियस होगा, बिग होगा, या ब्यूटी होगा, या गुड होगा। तो यहाँ पे बिग होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्ले ग्राउंड का मतलब है ना। तो अब देखिए, देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड, एक बड़ा प्ले ग्राउंड है, नियर आवर हाउसेस, हमारे घर के पास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9th नंबर। दिया है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर आर अपार्टमेंट इन माई नाइबरहुड, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका। चलिए देखते हैं, एक्सपेंसिव होगा, या ब्यूटीफुल होगा, गुड होगा, स्पेसियस होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पेसियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है डिस्क्राइबिंग वर्ड, यहाँ भी बनना है। इट इज ए नाइबरहुड, यानी कि गुड नाइबरहुड वन नीड नॉट फियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा ना, गुड या सेफ होगा। चलिए पढ़ते हैं, इट इज ए सेफ नाइबरहुड वन नो नीड नॉट फियर। यहाँ पे गुड होगा, या बिग होगा, या सेफ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेफ होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेफ। यानी कि देखिए, इट इज ए सेफ नाइबरहुड, यानी कि जो पड़ोसी हैं वो बहुत ही सुरक्षित हैं, अच्छे हैं। वो वन नीड नॉट टू फियर, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आपको पता चल गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। फिर एडजेक्टिव आपको फिलअप करना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हुआ। दिया है देयर इज नॉट एनी अम्यूजमेंट पार्क इन द एरिया, यानी क्या इस एरिया में कोई भी अम्यूजमेंट पार्क नहीं है ना, यानी कि मनोरंजन के लिए पार्क नहीं है। इट इज ए डॉट 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 प्लेस, ये कैसा प्लेस होगा, पोल्यूटेड होगा, प्रदूषित होगा। अब देखिए, अम्यूजमेंट पार्क यानी कि मनोरंजन पार्क नहीं है, तो क्या वो जो एरिया है वो क्या पोल्यूटेड होगा, ये जरूरी थोड़ी ना है। क्या ड्राई होगा, ये भी नहीं हो सकता कि मनोरंजन वाला पार्क नहीं है तो सूखा होगा वहां पे। नॉइजी होगा, यानी कि कोलाहल होगा, ऐसा भी नहीं है। बोरिंग होगा, देखिए मनोरंजन का पार्क नहीं होगा ना, तो वो एरिया बोरिंग हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप शहर में रहते हैं, गांव में जाएंगे तो कोई पार्क नहीं, कोई खेलने का स्थान नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है, बोरिंग आपको लगेगा। तो वो क्या हो गया वहां पे, इट इज ए प्लेस, बोरिंग प्लेस हो जाएगा। कौन सा, बोरिंग। बोरिंग का मतलब उब जाएंगे आप वहां पे रखे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दे कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड।
यानी कि फिर आपको एडजेक्टिव फिल करना है। देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, यानी कि इस एरिया में फैक्ट्री है। क्या होगा, इस क्षेत्र में एक कारखाना है यानी कि फैक्ट्री है। द एयर इज, अब देखिए यहाँ पे फैक्ट्री है तो हो सकता है पोल्यूटेड हो ना, क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाली गैसें क्या करती हैं, वातावरण को प्रदूषित करती हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्री होने की वजह से ये एरिया क्या होगा, पोल्यूटेड होगा, यानी कि प्रदूषित होगा। यहाँ पे पोल्यूटेड सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फैक्ट्री होने से बोरिंग नहीं होंगे, अनइवन यानी कि असमतल नहीं होंगे, नॉइजी हो सकता है, लेकिन करेक्ट क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट पोल्यूटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, दिया है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, दिया हुआ है। अब यहाँ पे फिर भी आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड बताना है, यानी कि वर्णन करने वाले वर्ड, यानी कि एडजेक्टिव को कहते हैं। दिया है देयर इज ए वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी, ठीक है, मोहल्ले में पानी की कमी है, तो क्या होगा, द एरिया इज, एरिया क्या होगा, वो ड्राई होगा, सूखा होगा, पानी की कमी है, ठीक है, मोहल्ले में पानी की कमी होगा तो क्या होगी, यहाँ पे ड्राई एरिया होगा, यानी कि सूखा एरिया होगा। इसलिए देखिए सेम सेंटेंस आ रहा है, यहाँ पे फैक्ट्री की बात आएगा तो पोल्यूटेड हो गया, यहाँ पे एम्यूजमेंट पार्क नहीं है तो बोरिंग होंगे लोग। तो थोड़ा सा बारीकी है, आप लोग को बस समझना है एग्जाम में करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये सभी अभी एडजेक्टिव से क्वेश्चन बना रहा है ना। देयर द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड आर अनइवन, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है कुछ ग्रामीण एरिया मतलब क्षेत्र में, वो डिफिकल्ट होता है, कठोर होता है, कठिन होता है, क्योंकि रोड क्या होते हैं, अनइवन होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनइवन, उबड़ खाबड़ होते हैं, समतल नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू, यानी कि गलत संचार, गलत बातचीत जन्म दे सकता है। क्या जन्म दे सकता है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़िए इसको, फिर समझ में आए। देखिए बिल्ड रिलेशनशिप, देखिए अगर गलत आप लोगों की बातचीत होगी, ठीक है, गलत कम्युनिकेशन होगा, गलत संचार होगा तो रिलेशनशिप बिल्ड होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलत बातों पे जो रिश्ते बनते हैं ना वो टिकते नहीं है। चलिए अगला दूसरा ऑप्शन ये दिया है, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी पैदा करके ही, तो इससे भी क्या होगा, गलत संचार को जन्म दे सकता है ना, यही सही हो जाएगा, गलत संचार दे सकता है। ठीक है, क्रिएट क्या करेगा, अगर आप किसी से गलत सलत बातें करेंगे ना तो वो क्रिएट कर सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी को पैदा कर देगा, इसलिए हमें मिसकम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए। चलिए चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, सक्सेसफुल प्लानिंग बनाएगा, नहीं। सी इफेक्टिव रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट इफेक्टिव देखने को मिलेगा, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। संचार का मतलब होता है एक बात को दूसरे तक पहुंचाना प्रभावी रूप से, तो इसमें क्या हो जाएगा, कीप लिसनिंग। तो देखिए सिर्फ आप मेरी बातों को सुनते रहेंगे ना तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। सामने आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं, तो ये कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा जब तक आप लोगों से अच्छे से बातें नहीं होगी ना। कीप टॉकिंग, सिर्फ आगे बोलते रहें, तो ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, लिसन एंड टॉक केयरफुली, ध्यान से सुने और बात करें, तो ये बिल्कुल सही है। अगर दो लोग बैठे हैं ना तो पहला बंदा बोल रहा है तो दूसरे को सुनना चाहिए, और दूसरा बंदा बोल रहा है तो पहले को, यानी कि लिसन यानी कि दूसरे की बात गौर से सुनते रहिए, और टॉक केयरफुली और ध्यानपूर्वक बातें करते रहिए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए, बट टॉक अननेसेसरी, बेकार की बातें करते रहिए, अननेसेसरी अनावश्यक बोलते रहिए। तो ऐसा भी नहीं है ना, अगर मान लीजिए क्लास में टीचर आए आलतू फालतू पढ़ाकर, मतलब सब्जेक्ट इंप्लायबिलिटी के लिए पढ़ाए, झूठ मूठ का आपका रीजनिंग मैथ ये सब, तो ये क्या है, आपके लिए अननेसेसरी हुआ, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्या होगा, किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए इफेक्टिव आपको ध्यान से उसकी बातें सुननी होगी और केयरफुली उससे क्या करना होगा, बात करना होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है। बहुत से लोग सुनते होंगे ना, आज मैं बहुत तनाव में हूँ, माइंड बहुत स्ट्रेस में है, तो ये क्या है,
तनाव क्या है, चलिए पढ़ते हैं। फीलिंग ऑफ जो है स्ट्रेस कब होता है, आदमी जब बहुत ज्यादा हताश होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, तब वो स्ट्रेस में होता है। तो देखिए आनंदित होगा तो वो स्ट्रेस में तो कभी नहीं जाएगा। फीलिंग ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य का भाव होगा उसके अंदर, तब भी वो क्या होगा, स्ट्रेस में नहीं होगा। फीलिंग डिलाइट, यानी कि फीलिंग का मतलब होता है अनुभूति करना, डिलाइट का मतलब आनंद, आनंदित अगर फील करेंगे तब भी आपका स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है हताश, किसी चीज से निराश हो जाते हैं। डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है निराशा, ठीक है। तो अब आप जब फ्रस्ट्रेट होंगे किसी चीज से, डिसअपॉइंटमेंट होंगे, हताश निराश होंगे, तभी आपको स्ट्रेस होगा। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर दिया है, हाउ मेनी डेज डज इट टेक फॉर फ्रॉम ए हैबिट, कोई भी चीज को आदत बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं। तो आप लोग सुना होगा कोई भी काम सिर्फ आप 21 दिन कर लीजिए तो वो आपकी आदत में बदल जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने दिया है, इन सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया में वी यूज, हमें प्रयोग करना चाहिए टू, यहाँ पे फिलअप करना है इमोजी का, गेस्चर का, आई कांटेक्ट का। तो देखिए सोशल मीडिया पे तो आई कांटेक्ट कभी नहीं बन पाएगा। आई कांटेक्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया पे नहीं, आमने सामने बैठना होगा, ठीक है। बॉडी मूवमेंट, तो बॉडी मूवमेंट भी आप नहीं कर सकते। दो चीजें यूज करेंगे, इमोजी और गेस्चर। तो गेस्चर का मतलब क्या होता है, इशारा करना। जब सामने बंदा होता है ना तो इशारा करते हैं, जैसे कहाँ जाना है, कैसे, तो बोलते नहीं है, गेस्चर उसे कहते हैं। इमोजी का मतलब होता है जो हम लोग व्हाट्सएप पे सिंबल, छोटे छोटे फोटो वगैरह भेजते हैं ना, वो इमोजी होता है। तो सोशल मीडिया पे हम लोगों को इमोजी यूज करना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमोजी, इमोजीज, ठीक है। अब देखिए इन सोशल मीडिया में वी यूज इमोजीज टू कन्वे आवर फीलिंग एंड इमोशन, यानी कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें इमोजी का उपयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर दिया है, वी सेलेक्ट द, अब यहाँ पे फिल करना है, रैंडम इमोजी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, या परफेक्ट इमोजी, या ऑड, या नन। तो नन तो नहीं होगा, ठीक है। बचा 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे। तो रैंडम, अनियमित, कोई भी इमोजी यूज कर लीजिए। अब मान लीजिए आप सीरियस बात कर रहे हैं और उसमें आप कोई अदर सिंबल भेजिए, हंसी मजाक की बात हो रही है तो उसमें आप गुस्से का भेजिए, तो ये परफेक्ट आपको भेजना चाहिए ना। ऑड मिस होता है अजीब, तो ये नहीं भेजना चाहिए। जैसे आप बात कर रहे हैं, स्माइलिंग वाली बात हो रही है तो आप स्माइल वाली सिंबल इमोजी भेज सकते हैं, ठीक है, यानी कि परफेक्ट आपको भेजना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर दिया हुआ है, वी यूज इमोजी व्हेन, हम इमोजी को प्रयोग तब करेंगे जब वी आर बोर्ड, जब हम बोर हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, बोर होंगे तो इमोजी नहीं, हम बोर होंगे तो बात ही मत करिए ना, इमोजी भेज के क्या दिखाना चाहते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, वर्ड आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास फीलिंग को व्यक्त करने के लिए नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे सिर्फ चैट ही कर रहे हैं और आप कोई मजाक चल रहा है, कोई हंसी आ रही है आपको, तो आप तो हंस के लिख रहे हैं तो नहीं पता चलेगा ना, तो इमोजी भेज देंगे, सिंबल हंसने वाला, स्माइलिंग वाला। तो वही बोल रहा है, वर्ड आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, यानी कि हम अपनी जब फीलिंग नहीं व्यक्त कर पाते हैं तो इमोजी भेज देते हैं कि हम हंस रहे हैं, ठीक है, या हम रो रहे हैं, या हम गुस्सा हैं, ठीक है। फीलिंग हम वहीं पे क्या इमोजी के माध्यम से दर्शाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर दिया है, व्हेन वी स्ट्रांग फील आर रिएक्ट इन पार्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, जब हम विशेष परिस्थितियों में या विशेष लोगों के साथ दृढ़ता से महसूस करते हैं। आर विथ पार्टिकुलर पीपुल वी आर यूजिंग आवर इमोशन, हेल्थ, मनी, नन। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इमोशन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इमोशन, व्हेन वी स्ट्रांगली फील, जब हम क्या करते हैं, दृढ़ता से कोई चीज महसूस करते हैं। आर रिएक्ट इन पार्टिकुलर सिचुएशन, या किसी विशेष परिस्थिति में कुछ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। आर विथ पार्टिकुलर पीपुल, किसी विशेष लोगों के साथ। वी आर यूजिंग आवर इमोशन, उस समय हम अपनी इमोशन को, भावनाओं को यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
23 नंबर दिया है, इट इज इम्पोर्टेंट टू, यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है देखते हैं आगे। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, अंडरस्टैंड यानी कि समझना, एंड मैनेज आवर इमोशन यानी कि हमारे भावनाओं को समझना, उसे एक्सेप्ट करना, उसे क्या करना, मैनेज करना, ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। बाकी सब पढ़िए, आपको पता चलेगा। देखिए यह महत्वपूर्ण है कि आप एक्सेप्ट करिए, मिसअंडरस्टैंड करिए यानी कि ना समझ करिए, मैनेज आवर, तो यहाँ मिसअंडरस्टैंड की वजह से पूरा गलत हो जाएगा। रिफ्यूज यानी कि यह महत्वपूर्ण है कि आप नकारें, न समझे और मैं अपनी इमोशन को क्या करें, मैनेज करें, तो ये भी गलत है। एक्सेप्ट एंड मिसअंडरस्टैंड आ गया तो ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर दिया है, ए पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन प्रॉपरली इज कॉल्ड। एक पर्सन जो है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, उसके एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ। तो एक व्यक्ति के अंदर योग्यता है कि वो समझे, एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली, और वो उसके अंदर यह योग्यता है कि वो इमोशन को प्रॉपरली क्या करे, मैनेज करे, प्रबंध करे। किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझना और प्रबंधित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, इंटेलिजेंट कहा जाता है, यानी कि बुद्धिमत्ता कहा जाता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं, नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तो नहीं कहते, इमोशनल इंटेलिजेंट कहते हैं, या इस स्प्लिट पर्सन, विभाजित व्यक्ति, तो स्प्लिट पर्सन नहीं होगा, इमोशन वो किसी को समझ सकता है तो उसे बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दिया है 25 नंबर दिया है, टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण को क्या करना, टेक केयर करना यानी कि देखभाल करना, अराउंड अस हमारे आसपास के वातावरण को क्या करना, ध्यान रखना, यानी कि ध्यान रखने का मतलब है कि उसको देख रेख करना। इज कॉल्ड क्या कहा जाएगा, कम्युनिटी, सामुदायिक, या ऑर्गेनाइजेशन, या पर्सनल, या पर्सोने। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कम्युनिटी, यानी कि पूरे समुदाय के। चलिए यहाँ पे मैं पहले कम्युनिटी भर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड अस हमारे आसपास के वातावरण को ध्यान रखना, कॉल्ड कम्युनिटी हाइजीन यानी कि सामुदायिक स्वच्छता कहलाता है। हाइजीन का मतलब क्या होता है, स्वच्छता, और कम्युनिटी का मतलब समुदाय होता है, यानी कि हमारे आसपास के सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए अपने वातावरण को, उसको कहेंगे कम्युनिटी हाइजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हो गया, और ये 5 नंबर का क्लास है। आगे की क्लास आप लोगों को 6 क्लास आज ही मिल जाएगी, और 7 क्लास भी आज कंप्लीट कराने को कोशिश करूंगा। सोच रहा हूं मैक्सिमम आपको 10 से पहले कवर करूं जितना जल्द हो सके, क्योंकि 10 तारीख से एग्जाम है, और ये आप बस जितना मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ना, आप बस इतना ही पढ़ के चले जाइए एग्जाम में देने। आप पाएंगे कि इम्प्लायबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में 50 मार्क में 50 मार्क लेकर आएंगे आप, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ अच्छे से समझा भी रहा हूँ। आपके 25 जो क्वेश्चन है ना, वो आपके ITI इम्प्लायबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर से पूछे जाएंगे, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। टोटल लेक्चर आप लोगों को यहाँ पे मैं 17 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, जिसे आप पढ़ के बिल्कुल जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।